बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरतुल्लाह साहब लिखते हैं कि तराना खूबसूरती में तो अपनी मिसाल आप थी, लेकिन इसके गले के नजदीक कुदरती तौर पर छोटा सा गड़ा बना हुआ था और याह्या खान वहां शराब उंडेल दिया करता था। याह्या खान की रंग रंगीली जिंदगी का ये वाकया तो शोहरत दवाम हासिल कर चुका है कि मशहूर फिल्म स्टार तराना सदर याह्या खान से मिलने गई तो दरबानों ने रोक लिया। प्यास बुझाने के लिए याह्या खान ने बियर की बोतल निकाली। रमजान के दिन थे। ये देखकर मेरा अर्दली जलाल में आ गया और इसने दूर ही दूर से इन्हें ललकारा, खबरदार साहब, ये हराम काम बंद करो। अभी अभी मुंडेर डहरकी हमारे हाथ से निकलकर हिंदुस्तान के कब्जे में चली गई है। सदर याह्या खान ने कांधे पर हाथ फेर कर देखना चाहा कि हॉलीवुड की साबिक फिल्म स्टार ग्रेस कैली की जिल्द वाकई इतनी शफाफ और मुलायम है जितनी नजर आती है। पाकिस्तानी सियासत गोजीदा जर्नलों में याह्या खान सबसे ज्यादा रोमान प्रस्त वाक़े हुए हैं। वो शबाब और शराब दोनों के रसिया थे और इन्हीं कारनामों की वजह से जिल्लत और रसवाई मुल्क का मुकद्दर बनकर रह गई। 1971 में पाकिस्तान को जिन अजियतनाक मराहिल से गुजरना पड़ा वो याह्या खान की बदअमालियों का नतीजा ही था, क्योंकि वो दौर जब ममलकते खुदादाद पर एक ऐसा शख्स हुक्मरानी कर रहा था जिसे शराबो शबाब के सिवा किसी शय का होश नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में याह्या खान का नाम जहां मुतनाज़ हसीयत के तौर पर याद रखा जाएगा, वहां इनकी रंगीन तिबा और ऐवान सदर में खूबरू लड़कियों का जुर्मट भी कौमी तारीख का हिस्सा बने रहेंगे। चंद हसीनों के तो याह्या खान इस कदर शहर में मुब्तला थे कि एक अमरीकी जरीदे को अपनी रिपोर्ट में कहना पड़ा कि आगा साहब के दौर में पाकिस्तान की असल हुक्मरान 12 औरतें थी। कुदरतुल्लाह साहब, जो याह्या खान की मतवाली तबीयत और रंगीन मिजाजी से बखूबी वाकिफ थे, अपने मशहूर जमाना सवाने उमरी साहब नामा में रकम तराज हैं। साहब कहते हैं कि जिन दिनों कश्मीर का जिहाद जोरों पर था, मैं आजाद कश्मीर का सेक्रेटरी जनरल था। पलंदरी और तरार खिल के दरमियान एक पहाड़ी वजनाल हिल में हमारा सेक्रेटेरिएट वाक़ था। यहाँ पर चंद कच्चे मकान थे जिनमें आजाद कश्मीर के सदर, वुजरा और दूसरे मुलाजमीन की रिहाइश गाहें और दफातर थे। दिन के वक्त सेक्रेटेरिएट का काम अमूमन दरख्तों के साए में होता था। किसी के पास लोहे की कुर्सी थी, किसी के पास 24 स्टूल, कोई पत्थरों का चबूतरा बनाकर बैठता था, कोई घास पर नीम दराज होकर फाइलें चलाता था। दिन में कई बार हिंदुस्तान के बमबार त्यारे हमारे ऊपर से गुजरते थे। कभी कभी इनकी परवाज इस कदर नीची होती थी कि पायलट का चेहरा नजर आने लगता था। एक रोज हम मीटिंग कर रहे थे कि एक गोल मटोल सा फौजी जीप से उतरकर हमारे पास आया। चेहरे पर सूजन और आंखों में गंदे अंडे की उबली हुई जर्दी थी। इसके एक हाथ में बेद की छड़ी और दूसरे में चमड़े का गोल थैला था। आते ही इसने अपनी छड़ी मेरी नाक के आया सामने घुमाई और कदरे डांट कर पूछा, यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? मैंने अर्ज किया कि ये आजाद जम्मू कश्मीर का सेक्रेटेरिएट है। ये सुनकर इसकी तोंद पड़ी हुई ओजड़ी की तरह गुदगुदाई और गले से कुछ रोंदी हुई आवाजें बरामद हुई। ये इस बात की दलील थी कि याह्या खान साहब तमस्कुर फरमा रहे हैं। हमारे सेक्रेटेरिएट की हैयत कज़ाई पर चंद तहकीरी और तज़हीकी जुमले कसने के बाद आगा साहब बोर हो गए और कुछ दूर जाकर दरख्तों के ओट में एक चट्टान पर बैठ गए। अपना थैला खोलकर इन्होंने कुछ सैंडविच नोश फरमाए और फिर प्यास बुझाने के लिए बियर की बोतल निकाली। रमजान के दिन थे। ये देखकर मेरा अर्दली जलाल में आ गया और इसने दूर से इनको ललकारा, खबरदार साहिब, ये हराम बंद करो। अभी अभी मुंडेर की वादी हमारे हाथ से निकलकर हिंदुस्तान के कब्जे में चली गई है। अब खुदा के गजब को और ना बुलाओ, बोतल तोड़ दो वरना खून खराबा हो जाएगा। याह्या खान ने बोतल तो ना तोड़ी, लेकिन जल्दी जल्दी सामान समेट कर जेरे लब बड़बड़ाता हुआ 9-2-11 हो गया। कई बरस बाद मुझे याह्या खान की जियारत एक और रंग में नसीब हुई। जब पाकिस्तान का दारुल खिलाफा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुंतकल हो रहा था तो अरबाबे पिंडी क्लब ने कराची से ताजा वारदान की खैर सगाली के लिए एक जबरदस्त महफिल नोश मुनक्कद की। मार्शल लॉ का बोलबाला था। कई सिविल सर्वेंट चंद कलीदी फौजी हुकाम की खुशनुदी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। कुछ बेगमात भी अपने खामदों का हाथ बटाने के लिए सज धज कर शरीके महफिल थी। इस अंजुमन में याह्या खान चहक चहक कर फुदक फुदक कर कभी एक बेगम और कभी दूसरी बेगम से टकराता था। बड़ी मेहनतों मुशक्कत के बाद इसने एक तरहदार खातून को फांसा और इसे घेर घार कर बाहर लॉन में ले गया। कुछ देर आंख मचोली का खेल होता रहा। बदकिस्मती से आलम और तरहदार खातून को नाजुक कहकर अंदर बैठे उम्मीदवारों की छाती पर मोंग डलते रहे। फिर जोर का धमाका हुआ और सब लोग भाग कर बाहर आ गए। खातून तो एक मेज पर टांगे अटकाए बड़े आराम से शैंपियन पी रही थी।
लेकिन गरीब जाहिया खान किसी कुर्सी से टकरा कर दुम्बे की तरह जमीन पर गिर पड़ा था। चंद लोगों ने धकेल निकाल कर इसे उठाया। वो हनूदशुदा अकड़ी हुई लाश की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा हो गया और किसी ने इसकी पतलून ऊपर खींच कर तौंद के ऊपर की। अपनी हरकत की बदौलत याह्या खान के दौर को अगर रंगीले बादशाह का दौर कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि इनके दौर में बुरी शोहरत की हामिल कई खवातीन की आमदो रफ्त ऐवान सदर में आम थी और इनके दौरे इक्तदार में इनसे भी ज्यादा ताकतवर जनरल रानी, जिनका असल नाम अकलीम अख्तर अल मारूफ जनरल रानी था, साबित हुई। जनरल रानी ने कई बार दावा किया कि जुल्फकार अली भुट्टो, गुलाम मुस्तफा खार और दीगर सियासतदान इनके घर में अक्सर हाजिर होते रहते थे। अकलीम अख्तर उर्फ रानी गुजरात के एक थानेदार की बीवी थी, जिसकी रसाई 1964 में जनरल याह्या तक हुई, जो उस वक्त चम के महाज पर तैनात थे। याद रहे कि चम का इलाका गुजरात से बामुश्किल 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। फिर बात यहाँ तक पहुंची कि महफिलों में इनके साथ कुछ और लड़कियां भी आने लगी। कहा जाता है कि वो याह्या खान के दूसरे साथियों का दिल बहलाने का भी बंदोबस्त करती रहीं। याह्या खान की इन आदात और मशागिल के तज़किरों से 1971-72 के तमाम अखबारात भरे पड़े हैं। जनरल रानी का दावा था कि वो याह्या खान से हर वो काम करवा सकती हैं जो दुनिया का कोई दूसरा शख्स नहीं करवा सकता। वो अक्सर प्राइवेट महफिलों में कहती हैं कि याह्या खान में खुद गर्जी और मुनाफकत कूट कूट कर भरी हुई है। इसकी रगों में खून नहीं, शराब दौड़ती है। मुझे वो तमाम गुर आते हैं जो इसकी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं। याह्या खान और जनरल रानी का एक किस्सा बहुत मकबूल हुआ। जब 1965 की जंग के बाद एक तकरीब में जनरल रानी ने बहुत बड़ा केक काटा और इस मौका पर बेइंतहा अरिया लिबास पहनकर रक्स किया, साथ पंजाबी गाना ऊंची आवाज में सुनाया, तो जनरल याह्या खान ने कहा कि आहिस्ता बोलो, अभी मुझे अयूब खान से इक्तदार का भी लेन देन करना है। जनरल याह्या के दौर में जनरल रानी और इसके घर वाले सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के अलावा हर किस्म के सरकारी प्रोटोकॉल से लुत्फ अंदोज होते रहे हैं। अमरीकी जरीदे न्यूज वीक ने याह्या खान के मुतालिक इंकशाफ करते हुए लिखा कि याह्या खान के अहद में बुरी शोहरत की हामिल औरतों का बहुत असर रसूख था। अपनी रिपोर्ट में रसाले ने याह्या खान की जनरल रानी और दूसरी औरतों के साथ चंद गैर मुहज्जब तस्वीर भी शाये की। इस पर जनरल याह्या ने इस रिसाले की पाकिस्तान में फरोख्त रुकवाने की धमकी दी। इसने एक दूसरा फीचर शाये कर दिया जिसमें कहा गया उस दौर में पाकिस्तान की असल हुक्मरान 12 औरतें थी और फिर इसमें इन तमाम औरतों की करतूतों के बारे में तफसीलन रिपोर्ट दी गई थी जो अपनी जगह रिकॉर्ड है। इन 12 औरतों में जनरल रानी बल्कीस खानम, जनरल रानी की 2 बेटियां मिसेज के हुसैन, गुलूकारा नूरजहां, पिशावर की एक मशहूर रकासा और बाज फिल्मी अदाकाराएं शामिल थीं। फ्यूचर में यह भी दावा किया गया कि दर हकीकत ये खवातीन ताल्लुकात की आड़ में जासूसी करती हैं। मिसेज के हुसैन भी जनरल याह्या खान के मंजूर नजर खवातीन में शामिल थी। वो जनरल रानी से हसीन थी, दोनों में रुकावट का जज्बा था। याह्या खान दोनों की मौजूदगी में इनकी नोक झोंक से खूब लुत्फ अंदोज होते थे। याह्या खान के मुतालिक कहा जाता है कि इसने जनरल रानी को खुश करने के लिए इसकी सिफारिश पर कई ठेके देने के अलावा कई बड़े अफसरों की तकर्रियां और बरतरफियां की और इसे एक फिल्म बनाने के लिए लाखों रुपए दिए। याह्या खान अब मनो मट्टी तले जा चुके हैं, जबकि जनरल रानी टूटे फूटे मकान में चारपाई पर लेटे कई दिनों को याद करती रहती हैं। अदाकारा अंदलीब, जिस पर इसके आशिक हनीफ गुम्मन ने सियालकोट में तेजाब फेंका था, इसके बारे में मुबैना तौर पर पता चला कि वो याह्या खान की नाजायज औलाद है। अंदलीब की वालदा मिसेज आगा के बारे में मालूम हुआ कि इसकी दोस्ती याह्या खान की महबूबा जनरल रानी से थी। जनरल रानी से दोस्ती का दम भरने वाली और दीगर कई ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान भी मिसेज आगा और इसके रिश्तेदार मौन की डिमांड करते थे। मिसेज आगा ने भी लव मैरिज की, मगर यह शादी पायदार ना रही। शादी से कबल मिसेज आगा का जनरल रानी के डेरे पर आना जाना था। याह्या खान जब भी जनरल रानी के डेरे पर जाते, इसकी मुलाकात मिसेज से होती थी। दोनों में दोस्ती बड़ी, अक्सर दोनों इकट्ठे देखे जाते। अक्सर महफिलों में यह कहती सुनी जाती थी कि जनरल रानी मेरी बहन है और याह्या खान मेरा सब कुछ और मैं किसी से नहीं डरती। याह्या खान के करीबी हल्के दलीब की पैदाइश पर इस्तफसार करते नजर आए कि ये बेटी शौहर से है या याह्या खान का गुनाह है। याह्या खान की रंग रंगीली जिंदगी का ये वाकया तो शोहरत दवाम हासिल कर चुका है कि मशहूर फिल्म स्टार तराना सदर याह्या खान से मिलने गई तो दरबानों ने रोक लिया और खासी देर बहस करने के बाद जाने की इजाजत दी, मगर जब वो बाहर आई तो ड्यूटी पर मौजूद लोगों ने इसे सैल्यूट मारा। पूछा गया कि जाते हुए तो ये कार्रवाई नहीं की गई, तो वो लोग यक जुबान बोले कि जनाब, पहले आप सिर्फ फिल्म स्टार तराना थी, मगर अंदर से आने के बाद आप कौमी तराना बन चुकी हैं।
یحییٰ خان کی شخصیت پر تبصرہ کرتے ہوئے مغربی جرائد نے لکھا تھا کہ ہر شخص مختلف طریقے سے ناشتہ کرتا ہے۔ انگریز انڈے اور سور پسند کرتا ہے، جرمن جوس اور فروٹ پسند کرتے ہیں، مگر یحییٰ خان زنا پسند فرماتے ہیں۔ معروف صحافی منیر احمد جنرل یحییٰ خان شراب، عورت اور ٹوٹتا بنتا پاکستان کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان شراب پیتے تھے، مگر وہ بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان دونوں کو کبھی کبھار ساتھ بٹھا کر بھی پی لیا کرتے تھے۔ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو معلوم تھا کہ یحییٰ کے شوق کس قسم کے ہیں، اس لیے وہ لاڑکانہ میں یحییٰ خان کو شکار کھلوانے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوازمات سے بھی ان کی سیوا کیا کرتے تھے۔ یہ ذکر اس دور کا ہے جب شراب کھلے عام فروخت ہوتی تھی، کبا خانے کھلے عام چلتے تھے، ہوٹلوں میں گانے بجانے اور جسم فروشی کا کاروبار کھلے عام، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حکمران طبقہ غیر محسوس انداز میں پاکستان کو سیکس فری سوسائٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اسلامی قوانین اس لیے نافذ نہیں کیے تھے کہ ان پر راتوں رات اسلام کی رحمتیں نازل ہو گئی تھیں، بلکہ ایسا انہوں نے محض اقتدار بچانے اور مولوی حضرات کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ بھٹو مرحوم نے شراب پر پابندی تو لگا دی، لیکن شراب کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی کابینہ کے اکثر ارکان شراب پیتے تھے، اور صرف سیاستدانوں پر ہی کیا موقوف تعداد میں سول اور ملٹری بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی یہ شغل فرماتے تھے۔ لیکن ان تمام افراد کی مے نوشی کے قصے اس لیے زبان زد عام نہ ہوئے کہ انہیں پینے کا سلیقہ آتا تھا، سوائے چند ایک نوجوان حضرات کے، جن میں غلام مصطفیٰ کھر بھی شامل تھے۔ جب غلام مصطفیٰ کھر گورنر بنے تو وہ شراب پی کر لاہور میں گورنر ہاؤس کے کمروں اور وسیع و عریض سبزہ زار میں غول کا پاڑا مچا دیا کرتے تھے، اور وہ حسین و جمیل خواتین کے ساتھ جس طرح تفریح لمحات گزارتے تھے وہ اپنی جگہ ایک اور حقیقت اور تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جام صادق شراب نوشی کے حوالے سے بدنام اس لیے ہو گئے کہ وہ سب کے سامنے پیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں شرابی ہوں، منافق نہیں ہوں، ہاں میں پیتا ہوں اور ڈٹ کر پیتا ہوں۔ یہی کچھ حال جنرل یحییٰ خان کا بھی تھا، جو پیتے تھے اور ڈٹ کر پیتے تھے۔ وہ شراب پیتے نہیں تھے بلکہ شراب میں نہاتے تھے، اور ان کی یہ حرکت نہ صرف ان کے اپنے لیے بلکہ ان کے خاندان کے لیے بھی رسوائی کا سبب بنی۔ ایک مرتبہ موصوف نے ایک برادر اسلامی ملک ایران کے دورے کے دوران اس قدر شراب پی لی کہ ایوان صدر کے عملے کو جہاز 2 گھنٹے تک محض اس لیے فضا میں محو پرواز رکھنا پڑا کہ صدر محترم کا نشہ اتر جائے۔ ایوان صدر میں جنرل یحییٰ خان عموماً رات گئے خصوصی محفل میں جایا کرتے تھے، اور مینوشی کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورتی سے بھی دل بہلاتے رہتے تھے۔ انہی خواتین میں ایک اداکارہ ترانہ بھی تھی جو بلا شبہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ جنرل یحییٰ خان ایوان صدر میں اداکارہ ترانہ کی فرمائش پر کبھی کبھار مستی میں قومی ترانہ بھی سنا دیا کرتے تھے، اور فی الحقیقت اس دوشیزہ کا ایوان صدر میں ترانہ بجتا تھا، یعنی وہ اس قدر اثر و رسوخ کی مالک تھی کہ اہم عہدوں پر فائز حضرات بھی اس کی خوشامد کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں اس کی شان میں ان سے کوئی بھی ادبی نہ ہو جائے۔ ترانہ خوبصورتی میں تو اپنی مثال آپ تھی ہی، لیکن ان کے گلے کے نزدیک قدرتی طور پر چھوٹا سا گڑا بنا ہوا تھا، اور یحییٰ خان وہاں شراب انڈیل دیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ ایک اور خاتون مسز کے ایم حسین بھی تھی جن کا تعلق بنگال سے تھا۔ وہ بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور تھی، چونکہ مسز کے ایم حسین کو ایوان صدر میں کبھی کبھار آنے کے لیے اپنے شوہر سے بہانہ کرنا پڑتا تھا، اس لیے صدر محترم نے ان کے میاں صاحب کو سوئٹزرلینڈ میں سفیر بنا کر بھیج دیا۔ ایک مرتبہ مسز کے ایم حسین کا ایک مالیاتی ادارے PIDC کے سربراہ سعید احمد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ بلیک بیوٹی نے کسی کی سفارش کی ہوگی اور سعید احمد نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا، چنانچہ بلیک بیوٹی نے یحییٰ خان سے اس کی شکایت کر دی۔ بس پھر کیا تھا، راتوں رات سعید احمد کو پیغام دیا گیا کہ پنڈی پہنچو اور استعفیٰ دے دو۔ آخرکار سعید احمد نے تحریری طور پر معذرت کی، اور اس معذرت نامے پر یحییٰ خان نے اپنے ہاتھ سے لکھا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ مسز کے ایم حسین کے بھارتی سفارتکاروں کے ساتھ بھی تعلقات تھے، اور انٹیلیجنس کو بہت بعد میں پتا چلا کہ وہ را کے لیے کام کرنے کے علاوہ CIA کے لیے بھی خدمات انجام دے رہی تھی۔ جہاں تک اداکارہ ترانہ کا تعلق ہے، وہ فوج کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے بھی کام کرتی تھی۔ یحییٰ خان کا قرب حاصل کرنے والی خواتین میں سب سے زیادہ بدنام جنرل رانی ہوئی، جو گجرات سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کا اصل نام اقلیم اختر تھا۔ اقلیم اختر رانی کو جنرل رانی کا خطاب خود یحییٰ خان نے دیا، کیونکہ وہ بہت تیز اور حق چٹ خاتون تھی۔ بڑے بڑوں کی بے عزتی کر دینا ان کے لیے معمول کا کام تھا۔ یحییٰ خان کے فرزند علی محمد خان نے ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا شروع کیا تو تاریخ ایک نئی شکل لے کر میرے سامنے آ گئی۔ علی یحییٰ خان نے اپنے والد کی زندگی کے اوراق سے پردہ اٹھانے سے قبل جی بھر کے بھٹو کو گالیاں دی، اور پھر بولے
तुम्हें याद है कि उस शोबाज ने मेरे वालिद को 5.5 साल घर और बोसीदा इमारतों में नजर बंद रखा। मुझे भुट्टो से कभी भी दोस्ती का शौक न था, क्योंकि वो इस कदर झूठ बोलता था कि खुदा की पनाह। भुट्टो ने इक्तदार हासिल करते ही अपनी असलियत जाहिर कर दी। इसने हमारे खानदान को इंतकाम का निशाना बनाया और मैडम रानी को मेरे वालिद के साथ हर तरह से जलील कर दिया। हालांकि मैडम रानी का तारुफ भुट्टो ने खुद मेरे वालिद से ये क्या कर कराया था कि ये खातून मेरी अच्छी वालदा है। अक्टूबर 1971 में मेरी शादी हुई। हमने भुट्टो को दावत नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो शादी से चंद दिन पहले घर में आ गया और बोला, सर मेरे भतीजे की शादी है और मुझे मदऊ नहीं किया गया, ये बड़ी ज्यादती है। इस पर वालिद साहब ने कहा कि मुल्क की हालात खराब हैं, इसलिए शादी धूमधाम से नहीं मनाई जा रही। बहरहाल तुम आ जाना। लेकिन शादी की तकरीब में भुट्टो शराब पीकर गुल गपाड़ा करते रहे और एक जर्नैल को देखकर इन्होंने कहा कि ए जर्नैल सुनो, तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया। वो जनरल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि भुट्टो का अंदाज शर्मनाक था और वो तकरीब को खराब कर रहे थे। मैंने भुट्टो को कहा कि जुल्फी, तुम्हें सलाम करना हर किसी के ऊपर लाजिम नहीं है। जिस पर वो बोले, हर किसी पे लाजिम हो ना हो, लेकिन कम अज कम इसको मुझे सलाम करना चाहिए, क्योंकि कल रात इसकी बीवी मेरे बिस्तर पर थी। शादी की तकरीब खत्म हुई तो अगले दिन वालिद साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि भुट्टो और जनरल के दरमियान कल रात किस बात पर झगड़ा हुआ था। मैंने तफसील बताई तो वालिद ने कहा, इस हरामी के बच्चे को आइंदा कभी अपने खानदान के किसी फंक्शन में मदऊ न करना। ये दूसरों पर गंदगी उछालता है और इसे ये खबर नहीं कि इसकी अपनी बीवी कल किसके साथ थी। इसे लोगों की बीवियों का पता था, लेकिन अपनी की खबर नहीं। याह्या खान इस लिहाज से अजीब था कि इसे मोटी औरतें बहुत पसंद थी। चुनाचे नूरजहां और जनरल रानी इसकी महफिलों की जान थी और सब पर छाई हुई थी। नूरजहां तो खैर अपने गुदास बदन के साथ अपने गले के सोज से भी याह्या खान का जी बहला सकती थी। सयोनी मेरा माही मेरे बाग जगावन आ गया, मैनू हीर बनावन आ गया, ये गाकर इस जर्नैली राजा को बहुत ऊंची हवाओं में उड़ा सकती थी। लेकिन जनरल रानी इस सिफ्त या खसूसियत से महरूम थी। अलबत्ता वो सप्लायर अच्छी थी और इसके स्टॉक में हर किस्म की लड़कियां दस्तयाब हो सकती थी। वो खुद भी खासी सोहनी औरत होने के बाइस याह्या खान को मरगूब थी। इस मामले में याह्या खान उम्र की कोई परवाह नहीं करता था और पाकिस्तान के बाद दूसरे हुक्मरानों के एन बरक्स इसने हुस्न कम सनी पर कभी जोर नहीं दिया। इसका पैमाना गुदाज बदन रहा, जो उर्फ़े आम में मोटापा कहलाता है। गुदाज बदन पसंद करने का ज़ौक बहुत से मर्दों में होता है, लेकिन याह्या खान में ये ज़ौक इंतहा पर था। सवाल, शाह ईरान ने ईरानी बादशाहत का जब 2500 साला जश्न मनाया, वहां सुना है कि याह्या खान का वर्दी में ही पेशाब निकल गया। जवाब, जी हाँ। वैसे तो इनके बेशुमार किस्से हैं। एक दफा ईरान के दौरे पर गए, जहाज में इन्होंने इतनी पी ली कि चल नहीं सकते थे। कोई घंटा पौना घंटा जहाज फिजा में उड़ता रहा कि इनका नशा उतरे और चलने फिरने के काबिल हो तो फिर जहाज उतारा जाए। बहरहाल बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। मारूफ दानश्वर जनाब मुख्तार मसूद याह्या खान के आसाब के बारे में अपने मुनफरिद असलूब में लिखते हैं, उस 2 रोजा जिंदगी में 100 रोजा तकरीब के लिए इतने इंतजामात किए गए कि 7 साल गुजरने के बाद भी देखने वाला दंग रह गया। जो लोग शाही जियाफत में शिरकत के लिए जमा हुए थे, इनमें 2-4 बादशाह, 5-10 सदर, 20 वजीर आजम, 150 VVIP और बेशुमार VIP मेहमानों में शामिल एक सदर का नाम याह्या खान था और एक शहजादी का नाम गरीस था। इस तकबालिये में ये दोनों एक ही सोफे पर बैठे हुए थे। शहजादी साहिबा का शाही लिबास ऊपर से खोला था, शाना नजर आ रहा था। सदर याह्या खान ने कांधे पर हाथ फेर कर देखना चाहा कि हॉलीवुड की साबिक फिल्म स्टार ग्रेस कैली की जिल्द वाकई इतनी शफाफ और मुलायम है जितनी नजर आती है, या नशे की वजह से इनकी आंखें धोखा खा रही हैं। भले वक्तों में आगा जान नुस्वानी जिल्द के ऊपर रख रखाव के नामों और माहिरीन में शुमार होते थे। उम्र बड़ी हो गई, लेकिन बुरी आदत ने फिर भी पीछा ना छोड़ा। इन्होंने हम नशीं के जिस्म को छू लिया। ये तजस्सुस माहिराना बेख्तियारी का नमूना था, मगर गरीब साहिबा को हमारे सदर की ये मासूम और बेहतर हरकत नागवार गुजरी। वो फिल्मी दुनिया की हाई सोसाइटी की हीरोइन थी। पिछले 15 बरसों से मनाकू के शहजादे की मलका की हैसियत से हाई सोसाइटी के तमाम आदाब से वाकिफ थी। इसने गुस्सा भरी निगाह डाली, पहलू बदला और हम नशी की तरफ पुश्त कर ली। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि इसे तूल देते हुए इसने अपनी शॉल मंगवाई और कांधों पर डाल ली। यह जाहिर करने लगी कि वो इस सोफे पर उठकर कहीं और जाने की तैयारी कर रही हैं। मेरे अहबाब में एक सिफारती आदाब के माहिर हैं। इनके मुताबिक शहजादी ग्रीस का रवैया इंतहाई तौहीन आमेज था। फिल्म एक्ट्रेस ने सदर पाकिस्तान और याह्या खान तीनों की तौहीन की थी। कहाँ वो 6 मुरब्बा मील की नाम निहाद रियासत, कहाँ वो इलाका ज़ेरे हमायत फ्रांस
اور کہاں مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان میں اس واقعے کی اطلاع کے بعد غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ رنج و غم مغربی پاکستان کے حصے میں آیا اور غصہ اور غضبہ مشرقی پاکستان کے حصے میں۔ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، مشرقی پاکستان والے کہنے لگے کہ جس ملک اور اس کے صدر کا یہ حال ہو کہ مناکو کی ریاست کے آگے ہتھیار ڈال دیں، اس میں شامل رہنے سے خودکشی کر لینی بہتر ہے۔ بس یہ کہا اور مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش رکھ دیا۔ ریشمی خیمہ گاہ کے دروازے کے نزدیک ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ جب یہاں جشن منایا گیا تھا، ان دنوں کا موسم تھا۔ اس سال پاکستان میں خزاں بڑے زوروں پر تھی، آدھا چمن جل کر خاک ہو گیا۔ صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریشن جناب یحییٰ خان تھے۔ ان کی پیشانی پر بل تک نہیں پڑا، وہ تاریخ کی طرف پشت کیے بیٹھے رہے، بلکہ لیٹے رہے۔ ان کے ہاں ہر روز روز عید تھا اور ہر شب شب برات۔ وہ اس خیمہ بستی میں جو شہرت چھوڑ گئے ہیں اسے یاد کر کے وحشت ہوتی ہے۔ یہاں کئی ایسے سربراہان حکومت موجود تھے جو مشرقی پاکستان کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر صدر پاکستان کو مشورہ چاہتے تھے۔ ادھر صدر یحییٰ خان کی حالت بالکل غیر تھی، نہ دماغ ساتھ دے رہا تھا اور نہ مثانہ۔ میزبان نے بات کرنا چاہی تو اسے جھٹک دیا۔ روسی صدر پورٹ گورنیر نے دھمکی دی تو اسے پی گئے۔ یوگوسلاویہ کے صدر اور غیر وابستہ اقوام کے رئیس سے ملاقات کے لیے بر وقت لباس پہن کر تیار نہ ہو سکے، مگر سچی بات یہ ہے کہ مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے عین وقت پر پتلون گیلی ہو گئی۔ جتنی دیر یحییٰ خان نے نہانے اور لباس تبدیل کرنے میں لگائی، اتنی دیر میں مارشل ٹیٹو نے مشرقی پاکستان کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر لی۔ بحریہ کے ایک افسر جو موقع کے گواہ ہیں جشن کے قصے سنا رہے تھے، کہنے لگے جب بات لوگوں کی زبان پر چڑھ جائے تو سچائی پس منظر میں چلی جاتی ہے اور روایت پر سب ایمان لے آتے ہیں۔ مثلاً یہ مشہور ہو گیا کہ شاہی ضیافت کے دوران صدر پاکستان کا پیشاب خطا ہو گیا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ لوگ مارشل ٹیٹو سے ملاقات اور ضیافت والے واقعے کا فرق نہیں جانتے۔ میں آپ کو تفصیل سناتا ہوں اور جائے واردات کی نشاندہی کرتا ہوں۔ شامیانہ کے صدر دروازے کے ساتھ جہاں مہمانوں کی گاڑیاں آ کر رکتی تھی، وہاں گھاس کا بڑا سا قطرہ ہے جس میں پمپ کے چھوٹے چھوٹے چند پودے لگے ہوئے ہیں۔ شب بھر کی مینوشی کے بعد ضیافت ختم ہوئی۔ صدر پاکستان دروازے پر مہمانوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اپنی موٹر کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ موٹروں کی قطار بہت طویل اور رفتار بہت سست ہے اور انہیں دیر تک انتظار کرنا ہوگا، تو وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ادھر روشنی اور ادھر بھی روشنی، ادھر کیمرے کی آنکھ، ادھر مہمانوں کی نظریں۔ گھاس کے قطرے میں 2-4 پودے اور ہر ایک کے پیچھے حفاظتی عملے کا کارکن چھپا ہوا۔ یحییٰ خان کو داد دینا چاہیے کہ اس کا مثانہ لاکھ کمزور سہی، مگر اس کے اعصاب بڑے مضبوط تھے۔ جو ہی بات برداشت کی حد تک پہنچی اور اسے پار کرنا چاہے، وہ بڑے وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے گھاس کے قطرے میں داخل ہوئے، ایک پمپ کی طرف منہ کر کے پتلون کے بٹن کھولے اور اس کی آبیاری میں مصروف ہو گئے۔